पिछले 50 या 60 सालों के दशक 5 दशकों में हम लोगों ने जो देखा है वो ये है कि ना तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त कोई पार्टिसिपेशन रहा है। वहीं पर जो पिछड़ा वर्ग है जिसको ओबीसी हम लोग कहते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उनका विकास नहीं देखा है। दलितों का जो राजनीति है उसको दो दिशा में देखना चाहिए। एक है जो एंटी कास्ट और अम्बेडकराइट मूवमेंट की तरफ से रही है, और एक दलित समुदाय जो है, जो विभिन्न जातियां हैं दलित समाज में, उनको बीजेपी या जो अलग अलग पार्टियां हैं आज से नहीं, पिछले कई दशकों से ही अपने साथ लेते आई है। तो अभी फ़िलहाल ये 2014 के बाद से ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है कि दलित अचानक आ गए, तो ऐसी बात नहीं है। जो अम्बेडकराइट पार्टियाँ रही है या एंटी कास्ट पार्टी रही है, उन्होंने बीजेपी का विरोध ही किया है, कांग्रेस का भी विरोध किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं इन तबकों का विकास समझने के लिए अलग अलग जो पावर या प्रिविलेजेस के सेक्टर्स है उनमें इनकी क्या भागीदारी है, और अगर भागीदारी नहीं है तो इनकी एक लामबंदी होनी चाहिए, इनका एक मोबिलाइजेशन होना चाहिए, इनका एक सोशल मूवमेंट होना चाहिए, इनका एक पॉलिटिकल असर्शन होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी एक सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ के अलावा एक पॉलिटिक्स भी होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो ब्यौरा आता है, खास करके सेंसस में जो ब्यौरा आता है, वो उस पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं इम्पटस देता है, कहीं ना कहीं उसको फोर्स देता है। जो अब जाति जो जनगणना होगी इस पूरी जनगणना के साथ, तो उसमें होगा कि जो ओबीसी पहले एक ग्रुप हुआ करता था, अब ओबीसी में 1 2 3, तो अब ये होगा कि वो जो छोटा सा शेयर है नौकरियों का, तो इन आपस में भिड़ा दिया जाएगा कि जो जनरल शेड्यूल कास्ट है और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वो एक नौकरी पर ही झगड़ते रहेंगे। सरकार ये नहीं कहेगी कि हम नौकरियां बढ़ाएंगे। ये देश जातियों में बटा हुआ है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की जातियों का वर्चस्व रहा है इस देश के अंदर। तो वो ये जो ऑब्वियस फैक्ट्स है उसको हम लोगों को एक लेजिटिमेसी मिलेगी, जो इन जनरल सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोलता है कि पॉलिसी बनाते वक्त आपको एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कास्ट सेंसस वो लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट है। सलाम, नमस्ते, ज़िंदाबाद साथियों। आप कारवान मोहब्बत और स्क्रोल के कोलैबोरेशन में जो ये सिलसिला चल रहा है बातचीत की, ये दाग दाग उजाला के नाम से, आज की बातचीत में हम लोग जो कास्ट सेंसस का फ़ैसला सरकार ने अभी घोषित किया है उसको समझने के लिए ये बातचीत है। कई लोग इसको मानते हैं कि राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक न्याय के दृष्टि से भी ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इसको समझने के लिए इसका समर्थन क्यों हुआ, इसकी मांग क्यों उठी, इसका विरोध क्यों हुआ, इसको लागू किस तरह से किया जाएगा, और मतलब इससे जो जानकारी निकलेगी उससे समाज और समाज की हमारी समझ और जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, उन सब पे कैसा इसका असर पड़ेगा, इस सब पे हम बातचीत आज करेंगे। मेरे साथ जो दो बहुत जानकार विशेषज्ञ स्कॉलर्स हैं, चिंतक हैं, और इसके बारे में उनका अध्ययन भी है। सुमित भास्कर, आप पढ़ाते हैं लेबर सोशियोलॉजी, मतलब श्रमिकों की जो समाज शास्त्र है उसके बारे में आप पढ़ाते हैं जिंदल यूनिवर्सिटी में, सोनीपत में। और हरीश वानखेड़े हैं हमारे साथ, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू में आप पढ़ाते हैं। सामाजिक न्याय में आपकी रुचि है और सिनेमा में भी आपकी रुचि है और काफ़ी लिखते हैं आप इसके बारे में। तो मेरा पहला सवाल आप दोनों से है, और सुमित आपसे शुरू कर सकता हूँ
कि क्या आप कास्ट सेंसस का समर्थन करते हैं? क्या ये सही फैसला है और क्यों आप इसका समर्थन करते हैं? क्यों इसका महत्व क्या है? मैं एक शुरुआत में ही उसका एक थोड़ा सा खुलासा करना चाहूँगा कि ये कास्ट सेंसस नहीं है और कास्ट इन सेंसस है। इसका मतलब ये है कि सेंसस में कई सारी जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है। जाति उसमें एक और एक अतिरिक्त सवाल है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो क्या हो जाता है कि मीडिया में कई बार कास्ट सेंसस बोल करके ऐसा किया जा रहा है कि शायद ये कुछ एक अलग ही चीज़ होने वाली है। तो बस इस सेंसस में एक सवाल आ रहा है जो है जाति का सवाल। और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी डिसीजन है सरकार की तरफ से, क्योंकि अगर हम जो विकसित देश देखेंगे जैसे अमेरिका है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, ये सारे देश जो है जो विकसित है आज के दौर में, वो भी रेस और उनकी एथनिसिटीज़ जो है उनकी पॉपुलेशन की रिकॉर्ड करती आई है और उसमें भी उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो विरोध रहा है इस चीज़ को लेकर के, उसके अलग अलग पहलू हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा डिसीजन है और इसको वेलकम करना चाहिए। पर क्यों अच्छा? मतलब इससे सरकार और समाज और जो वंचित समाज है खास करके, इनको क्या फ़ायदा होगा इस सेंसस से? जैसे अब हम थोड़ा सा उसका एक दूसरी तरह का एक उदाहरण अगर लेते हैं कि जैसे हम जेंडर का रिकॉर्डिंग करते हैं कि कितने पुरुष और स्त्री हमारे देश में हैं, तो उसके वजह से हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जेंडर इम्बैलेंस है। जैसे पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और स्त्रियों की कम है। जैसे हरियाणा एक राज्य है, वो एक एग्जाम्पल, लेकिन कई राज्यों में ऐसी एक स्थिति है। तो उससे हमको पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रॉब्लम है समाज के लिए। और उसका एक कारण ये है कि जो लड़कियां हैं जो पैदा होती उनको मार दिया जाता है, तो वही बहुत बड़ी सामाजिक समस्या भी है। और मतलब ज़िंदा भी रहें तो उनको उस तरह का पोषण, उस तरह की शिक्षा, उस तरह का समर्थन बीमारी के वक्त में उनके लिए, ये सारा एक समाज का आईना दिखाता है। तो जैसे जिस तरीके से हम इसकी आंकड़ों को हम ले लेते हैं सेंसस में, और दूसरी तरफ है गरीबी के आंकड़े। तो गरीबी के आंकड़े हम लोग इसलिए भी इकट्ठा करते हैं कि हमको पता चलता है कि हम जहाँ तक गरीबी की जो समस्या है उसको किस हद तक हम ठीक कर पाए या नहीं कर पाए। और वो जो एक डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि ये जो सारे सामाजिक जो प्रश्न है उसको देखा जाए। तो अगर ये डेटा जब तक रहेगा तब तक इस पर बात चलती रहेगी। उसी तरह अगर कास्ट का जो डेटा अगर आ जाता है जो समाज के पब्लिक डोमेन में, तो उस पर चर्चा हो सकती है बार बार कि ये प्रॉब्लम है तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। ये सिर्फ सामाजिक न्याय का प्रश्न और कुछ पिछड़े वर्गों का प्रश्न ना देखते हुए एक पूरा एक समाज जो है भारतीय समाज, उसकी तरफ से इसको देखना चाहिए कि डेटा आते ही कोई सॉल्व नहीं हो जाता। जैसे जो जेंडर की बात जैसे कही कि कितने स्त्री और पुरुष है, वो डेटा आने से ही सॉल्व नहीं हो रहा है। जो हमारी सरकार है उनको ये करना पड़ा कि ये जो टेस्टिंग हो रही है जो बच्चों की प्रेगनेंसी के दौरान, उसको रोकना पड़ा ताकि ये कम से कम वो उस तरीके सा एक प्रॉब्लम रोका जा सके जो फीमेल चाइल्ड को पैदा होते ही मार दिया जा रहा है। और लड़की की शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ज़ोर ज़्यादा दिया गया क्योंकि ये आंकड़े सामने आए। तो आप कहते हैं कि उसी तरह से जाति के भी जानकारी होने से हम लोग किसको क्या ज़रूरत है, किसके पास क्या कमी है और कौन से समाज के समूह हैं, इनकी समझ हमें बढ़ेगी, नहीं? हाँ, तो वो तो एक मतलब उसका वेलफेयर डायमेंशन हुआ कि जैसे कुछ नीतियाँ बनाने की बात है। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि जैसे जो लड़कियां हैं उनको पैदा होते ही अगर वो मतलब किसी समाज से पर्टिकुलरली अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस तरीके से ध्यान दिया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर समाज में अगर ये प्रमाण ज़्यादा है तो वो क्यों है, और उसको करेक्ट करने के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है। तो हमें मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय, एक वेलफेयर, और जहाँ तक शिक्षा की बात है, नौकरियों की बात है, ये तो रहेगी ही, लेकिन बाकी भी जो बहुत सारे समाज में विषय होते हैं उसमें भी हमें इसको समझने में और उसको ठीक करने में मदद होगी।
तो हरीश, आप बताएं कि आप इसका समर्थन करते हैं, तो क्यों? राइट। तो एक तो जैसा सुमित ने कहा कि इसका एक वेलफेयर पॉलिसी से एक रिलेशनशिप है कि जब देश में डेवलपमेंट हो रही है, खास करके आज़ादी के बाद, तो उसमें किन तरह के लोगों का, कि तबकों का पार्टिसिपेशन रहा है, इसकी जानकारी हमको मिलना चाहिए। और कास्ट सेंसस हमको साफ साफ बताता है कि ये देश के एसेट्स, देश की जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, उसमें कई अलग अलग तबकों का क्या पार्टिसिपेशन रहा है। तो एक तो ये पॉलिसी का पार्ट है, लेकिन उसके अलावा एक पॉलिटिक्स का भी पार्ट है इसमें कि सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स में एक फ़र्क रहा है। तो खास करके जो पिछड़ा वर्ग है देश का, उस पिछड़े वर्ग की क्या राजनीति होनी चाहिए, उनके क्या डिमांड्स होने चाहिए, उनके हकों के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो किस आधार पर हम लोगों ने बातचीत करना चाहिए, इसकी एक राजनीति की एक लंबी हमारे पास इतिहास रहा है। खास करके आज़ादी के बाद से जब ओबीसी रिजर्वेशन को नकारा गया, उसके पीछे एक ही बड़ा मकसद था कि अब आने वाले दिनों में हम लोग जाति विहीन समाज की कल्पना कर रहे हैं और ऐसे समाज में जाति की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसलिए जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इतना तक सीमित रहे और बाकी वर्ग को हम लोग जाति विहीन समाज की तरह रचना चाहिए। ये एक समझदारी थी। लेकिन पिछले 50 या 60 सालों के 5 दशकों में हम लोगों ने जो देखा है वो ये है कि ना तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त कोई पार्टिसिपेशन रहा है, वहीं पर जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको ओबीसी हम लोग कहते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उनका विकास नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं इन तबकों का विकास समझने के लिए कि ये तबके पिछले 6 या 7 दशकों में इस आर्थिक व्यवस्था में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग जो पावर या प्रिविलेजेस के सेक्टर्स है उनमें इनकी क्या भागीदारी है, और अगर भागीदारी नहीं है तो इनकी लामबंदी होनी चाहिए, इनका एक मोबिलाइजेशन होना चाहिए, इनका एक सोशल मूवमेंट होना चाहिए, इनका एक पॉलिटिकल असर्शन होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी एक सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ के अलावा एक पॉलिटिक्स भी होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो ब्यौरा आता है, खास करके सेंसस में जो ब्यौरा आता है, वो उस पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं इम्पटस देता है, कहीं ना कहीं उसको फोर्स देता है, और उससे पता चलता है कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उनमें इन तबकों का क्या भागीदारी रहा है और उनको आगे क्या करना चाहिए। तो सिर्फ ये पॉलिसी का मैटर तो है ही, जिसको मैंने कहा सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ का मैटर है, लेकिन राजनीति का भी बहुत बड़ा मैटर है और लगातार इसको लेकर लामबंदी हुई है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो इस मुद्दे को पिछले 2 दशकों से उठाया है, खास करके 2014 के बाद से जो उठाया है, उसके पीछे यही लामबंदी थी कि भाजपा इन सारे विषयों को पीछे ढकेलती है, इन विषयों पर बात नहीं करती है, और जो सामाजिक न्याय को लेकर जो राजनीति करते आए थे, जिसको हम लोग रीजनल पार्टीज जो राजनीति करते आई, उनके नेशनल लेवल पर कोई अभी उतना उनकी पकड़ नहीं है। तो इसलिए एक नेशनल पार्टी अगर सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स को लेकर अग्रसर होती है तो जो नेशनल पॉलिटिकल सीन है वो चेंज होगा, और उसके चलते हुए एक नया आयाम खड़ा होगा जो बीजेपी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको हाशिए पर लाने में कामयाब होगा। तो ये एक उसके पीछे एक मंशा भी रही है कि सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ तक सीमित नहीं रहे, सेंसस का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पे भी ये बहुत ज़रूरी आपने बात कही। मैं अब समझना चाह रहा हूँ कि इसका विरोध क्यों हुआ। इसका विरोध मतलब प्रधानमंत्री की अचानक जब घोषणा से पहले उनने खुद ही वो लोग जो कास्ट सेंसस मांग रहे थे उनका उन्होंने बहुत सख्त विरोध किया। जो बीजेपी के नेता हैं हर स्तर पे उन्होंने उसका विरोध किया, आरएसएस ने इसका विरोध किया। लेकिन बीजेपी आरएसएस के बाहर भी समाज में भी प्रायः जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी, उनमें से भी कई लोगों ने इसका विरोध किया। क्या कारण? विरोध के पीछे जो एक घोषित कारण होता है और एक अघोषित कारण, दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो एक जो घोषित कारण यही है कि जब हमें आज़ादी मिली तो उसके तुरंत बाद जो पार्टीशन, जो बंटवारा हुआ, उसका एक था कि उसके में जो वायलेंस हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें एक था कि अब हम एक रहना है हम सबको, और ये जो भी चीज़ें देश को बांट सकती है आगे, उसको रोकना है हमें। तो वो एक कारण दिया गया जो घोषित कारण आप जिसको बोलते हैं
कि हमें एक रहना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो और पंडित नेहरू हो, उन दोनों का यही मानना था कि हमें एक यूनिफाइड इंडिया का जो है वो सोचना है, इसलिए जाति को हमें दूर रखना है। दूसरी बात ये है इसकी जो अघोषित है उसमें यही है, जो आज बड़े खुल के जो इस पे बात हो रही है, कि कम से कम ये जो जानकारी अगर आती है तो हमें पता चल जाता है कि सत्ता किसके पास है। सिर्फ सत्ता राजनीतिक सत्ता नहीं, जो आर्थिक सत्ता है। आज हमारे देश में देखेंगे तो कुल मिला के 15 जातियाँ होंगी, 15 या 20 बहुत से ज़्यादा, वो हमारे देश का पूरी इकोनॉमी चलाती है। जो उद्योगपति है, कुछ उद्योगपति आज़ादी के बाद उभर के आए कुछ जातियों में, जिसको हम डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, जैसे मराठा होंगे, पाटीदार है, जाट है, ये आज़ादी के बाद उभर के आए हैं उद्योगपति के तौर पर। तो ये जो जानकारी है ये हमेशा से ही जो पहले बार जो सेंसस हुआ उसके बाद जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ, वो हमको क्लियरली दिखा रहा था कि ये टेंशन्स हो रहे हैं, और जो पिछड़ा तबका होगा या फिर जो दलित समाज से है, उनको समझ में आ रहा था कि उनकी स्थिति बाकी समाज से अलग क्यों है और वो उनका हिस्सा कहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि इस चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और आखिरी बात जो मैं कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं ये एम्बेरसमेंट है जाति को लेकर के, कि अब हम एक नए मॉडर्न देश की हमने स्थापना की है, और जो विदेश में भी हमारी जो एक छवि जानी चाहिए, जहाँ कास्ट को हमेशा छुपाने की कोशिश की, कि कास्ट कहीं ना कहीं ये बहुत ही पुरानी बात है, और अब हम मॉडर्न नेशन है और हमें इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है। तो मुझे लगता है ये 3 कारण हो सकते हैं कि विरोध करें। हाँ, जाति व्यवस्था के बारे में मैं भी पढ़ रहा था कि स्कूल टेक्स्ट बुक में ये कहा जा रहा है कि पुराने काल में जाति व्यवस्था कुछ ज़्यादा थी नहीं, और लोग अपने रोज़गार भी बदल सकते थे। ये अंग्रेज़ों के आने के कारण से जाति व्यवस्था बढ़ी है। तो एक नए इतिहास की रचना भी करने की कोशिश करते हैं जाति व्यवस्था से। नहीं, मैं फिर भी जो आप कह रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि जाति पे बातचीत से जाति भावना बढ़ेगी और उससे जाति अन्याय भी बढ़ेगी। ये भी एक लोग कहने की कोशिश करें, जो मैं मानता हूँ काफ़ी विचित्र सा एक जो लोग कहते हैं। मैं कई लोगों से पूछता हूँ, सवर्ण जाति के लोगों से, कि वो कहते हैं जाति व्यवस्था तो अब ख़त्म ही हो गई है, कहाँ है जाति। मतलब वो जैसे कोई मछली जल में तैर रही है और पूछ रही है जल कहाँ है। हमको पूरा भी घेरा हुआ है, वो शादी वो उसी में करेंगे। कई तरीक़ों से अभी एक सर्वे में पढ़ रहा था कि जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ का उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्ययन किया और पाया कि ओवरवेलमिंगली, मतलब बहुत कम अफवादों के साथ सिर्फ 2 जातियों के थे, वो या तो ब्राह्मण थे या बनिया जाति के थे। तो जाति है हम हमारी ज़िंदगी, हमारी सामाजिक ज़िंदगी को वो कई तरीक़ों से आज भी तय कर रही है कि किसको अवसर मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, कौन क्या काम कर पाएगा, कौन क्या काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो और ये सच्चाई कि एक्चुअली इस देश को एक बहुत छोटी माइनॉरिटी रूल कर रही है, मेजॉरिटी रूल नहीं कर रही है। जो थोड़े से जो सवर्ण जातियां हैं उनकी संख्या शायद 15% से ज़्यादा नहीं निकले इस। तो ये भी सामने आएगा कि एक्चुअली किसने सत्ता को कंट्रोल किया, और वो भी एक माइनॉरिटी है, और जो इस देश की मेजॉरिटी जो बहुजन कम्युनिटी है वो सत्ता से बाहर रही है। क्या ये भी डर है जिसके कारण से इसका विरोध हुआ है? इसमें बस एक छोटा सा एक करेक्शन करना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स जो सवर्ण जातियाँ है उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा है, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में लीजिए, पार्लियामेंट में भी ले लीजिए, और यहाँ पे रिजर्वेशन के कारण से कुछ हद तक वो सुधरा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, और इसलिए प्राइवेट कंपनीज वगैरह में बहुत साफ दिखता है। हाँ, नहीं वो है, लेकिन मैं जो दूसरा एंगल इसमें लाना चाहता हूँ कि जो डोमिनेंट जातियाँ हैं
उन्होंने भी काफ़ी बड़ा हिस्सा अब ले लिया है, राजनीति में भी और आर्थिक स्तर पर भी। तो एक हमारी कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ जो सवर्ण जातियों में से जो एक 15% शायद पॉपुलेशन होगी वही कंट्रोल कर रही है, तो वो सही बात है। लेकिन जो आज़ादी के बाद जो बदलाव आए हैं राजनीति, तो बहुजन समाज के भी लोग सामने प्रभाव जन समाज में भी पर्टिकुलरली जो डोमिनेंट जातियाँ के, वो जाट होंगे, मराठा होंगे, पाटीदार है, आपकी जो अलग अलग डोमिनेंट जाति है जैसे कापू कम्युनिटी, रेड्डी है, कम्मा है, तो हर राज्य में ये जो डोमिनेंट कम्युनिटीज़ है इन्होंने भी राजनीति का एक बहुत बड़ा शेयर अपने हाथ ले लिया है और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने पूंजी को भी अपने हाथ में ले लिया है। तो जो जिसको खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी दोनों में भी। अच्छा जी। तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में शुरुआत के दौर में रहा है 60 के 70 80 के दशक तक, लेकिन जैसे ही अर्बनाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा मिला है, ये इन जातियों ने, जैसे रियल एस्टेट डेवलपमेंट कहते हैं, इनका उतना ही कंट्रोल अर्बन में भी है। तो ये भी एक बड़ी सच्चाई इसमें से उभर के आ सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी तक का जो कॉमन सेंस है कि 15% नहीं है, हो सकता है ये 50% जो है, जो इसमें डोमिनेंट जातियाँ भी आती है, उनका भी कंट्रोल हमें राजनीति में और जो पूंजी पर है कि जो बड़े उद्योगपति है, जैसे महाराष्ट्र की हम बात करें जिसकी मेरे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, जैसे जो शुगर केन की इंडस्ट्रीज़ है या फिर जो वाइन इंडस्ट्रीज़ है या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, उसमें मराठा जाति का बहुत बड़ा वर्चस्व है। उसी तरह आप पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में, तो वहाँ के जो जाट समाज के लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा वर्चस्व है, दोनों अर्बन में भी और रूरल में भी। तो हमें इससे दोनों का भी एक हमें खुलासा हो जाएगा। तो हरीश, आपकी समझ में इसका इतना लंबा, इतना मतलब दृढ़ विरोध भाजपा ने, आरएसएस ने क्यों किया, और सवर्ण समाज में भी इसका विरोध क्यों इतना ज़्यादा हुआ, उसके पीछे क्या कारण? बिल्कुल, एक तो जिसको हम लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति, कि हिंदुत्व कम से कम जाति के सवाल पर हमेशा निराश रहा है सावरकर के समय से, और उनका मानना है कि सोशल जस्टिस की राजनीति, खास करके सामाजिक न्याय को लेकर जो राजनीति हुई है, उससे उनको बड़ा नुकसान हुआ है। और इसलिए जाति का सवाल जब भी आता है तो उनको वो बेसिकली उनको एंग्जाइटी देता ही है कि जाति के सवाल पर उनसे पूछा जाता है कि अगर आपकी पार्टी जाति के सवाल पर कुछ भी सक्रिय है तो फिर आपके राजनीतिक दलों में, आपकी पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, आपके डेवलपमेंट के एजेंडा में जाति का सवाल क्यों नहीं आता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो एंग्जाइटी उनको हमेशा जाति के प्रश्न को लेकर रही है, और इसलिए जो उनका बड़ा नैरेटिव रहा है कि हिंदू एक है, एक मुसलमानों के खिलाफ एक यूनिफाइड हिंदू होना चाहिए, और मुसलमानों का डर दिखाकर ही हम लोग एक हिंदू हो सकते हैं, और जाति उस हिंदू एकता को तोड़ती है, और इसीलिए जाति की बात अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हिंदू एकता बनी रहती है। ये जो नया रेटोरिक लगातार उन लोगों ने इस देश के अंदर पिरोया है, उसके वजह से वो जाति के सवाल से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन उसमें भी पिछले 20 सालों में एक नई बात हुई है। भाजपा जानती थी कि बिना जाति के सवाल को हाथ लगाए वो एक बड़ा मास ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा मास पार्टी नहीं बन सकती है, और इसीलिए पिछले 2 दशकों में या 3 दशकों में हम लोग देखेंगे, खास करके मंडल के आने के बाद भाजपा का एक चरित्र भी बदला है, जो अपने आप को अभी जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सबल्टर्न हिंदुत्व पार्टी की तरह पेश करना चाहती है, जिसको अपने वो कहते हैं कि हम लोग बहुजनाइजेशन ऑफ हिंदुत्व हो रहा है, कि हम लोग जो छोटी जाति है उनके कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक इश्यूज़ को हम लोग एड्रेस करेंगे और उनको लामबंद करेंगे और भाजपा के प्लेटफॉर्म पर उनको लेकर आएंगे। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी ने लगातार ये कोशिश की है, और उसके वजह से एक नया भाजपा आज की तारीख में दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भाजपा पहले बोलते आया था वही लगातार किया है, लेकिन वो जो मोबिलाइजेशन है वो कल्चरल फ्रंट पे मोबिलाइजेशन है, वो एंटी मुस्लिम मोबिलाइजेशन रहा है ज़्यादातर, और ख़ास करके सोशल जस्टिस के इश्यूज़ पे छोटी जातियों को भाजपा मोबिलाइज नहीं कर पाया था अभी तक। और उसी का फ़ायदा उठाकर हम लोग जो उसकी राजनीति है देखेंगे कि कांग्रेस और जो और राजनीतिक दल है वो उसको लगातार कुटारघात कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, और समझ रहे थे कि बीजेपी इन लोगों को मोबिलाइज तो करता है लेकिन इनके जो वेलफेयर की जब स्कीम्स आती है उसमें इनका कोई योगदान नहीं रहता है। और ख़ास करके राहुल गांधी का जो मोबिलाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लेकर, वो लगातार इस बात को दोहराता रहा है
कि भाजपा सिर्फ मोबिलाइजेशन कल्चरल और कम्युनल एंगल पर करती है, लेकिन जब भी पॉलिसी देने की बात आती है भाजपा उनको भूल जाती है, और इसी के आधार पर मोबिलाइजेशन चल रहा था। और मुझे लगता है कि बीजेपी इस बात को समझती है, और शायद इसीलिए ये जो नया पैतरा बीजेपी लेकर आई है कि अब वो भी उसी बात पर आना चाहती है और हम लोग भी कास्ट सेंसस करना चाहते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन नहीं है। बीजेपी इसको पिछले 20 सालों से देख रही है, और ये टैक्टिकल चेंज है। और खास करके बिहार के इलेक्शन को मद्देनज़र, कि बिहार के इलेक्शन में जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो रिपोर्ट्स भाजपा को पहुंची है कि वहाँ पर जो उनका कंट्रोल था, खास करके जो छोटी जातियों में जो कंट्रोल था इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, वो कंट्रोल लगभग खिसक रहा है, और एक बड़ा समुदाय जो है वो कांग्रेस और आरजेडी की तरफ सक्रिय हो रहा है। तो उसको भी कहीं ना कहीं रोकने के लिए एक ये जो मॉडल है वो पेश किया गया कि हम लोग भी जाति जनगणना करेंगे, हम लोग भी आपकी पॉलिसी को लेकर सक्रिय रहेंगे, और इसी के आधार पर ये जो पूरा मॉडल है वो चेंज हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो मंशा है वो हमेशा हिंदुत्व को लेकर ही रही है और रहेगी। और ये सिर्फ छोटा मोटा एक रेटोरिक है, और उससे ज़्यादा ये मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत ज़्यादा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 2014 तक जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आप जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये मानते थे कि बहुत खुल के मुस्लिम विरोधी प्लेटफॉर्म पे आपको मेजॉरिटी इस देश में नहीं मिल सकता है, क्योंकि 20 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में मेरे ख्याल में भाजपा ने ये तय किया कि हम दिखाएंगे कि हम कहते हैं हम मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और उसके लिए हर हिंदू, हर जाति का और हर माइनॉरिटी जिसमें क्रिश्चियन और सिख, हम सब मिल रहे हैं एक दुश्मन जो उन्होंने बनाया है देश का मुसलमान। इसमें उनकी राजनीति है। पर मुझे फिर भी विचित्र लगता है, 2019 के आंकड़े तो मैंने देखे हैं, पता नहीं 2024 के निकले हैं कि नहीं, कि हर तीसरे दलित ने बीजेपी को वोट दिया। तो वो दलित जिसको मुझे लगता है कि किसी को गलतफहमी नहीं हो सकती कि हमें बराबरी का दर्जा मिलेगा, लेकिन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही मिल रहा है कि आपने कम से कम हमें हिंदू माना है, उसी में ही उनको लेकिन उनको कुछ संतोष मिला है, इसलिए वो वोट कर रहे हैं शायद। लेकिन जाति की बात जब खुल के आएगी तो बराबरी का सवाल भी आएगा, और उसमें उनके लिए राजनीतिक रूप से ये, और शायद इसीलिए ये सेंसस इतना इम्पोर्टेंट बनते जा रहा है कि जाति की जो प्रश्न जो हाशिए पर रहे हैं, और सिर्फ कल्चरल या हिंदुत्व के लार्जर फोल्ड में कैसे हार्मनी बनाई जाए, इसको लेकर जो सवाल रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह का जो बड़ा एक डिस्कशन सेंसस के मदद से आएगा कि दलितों की और आदिवासियों की और पिछड़ों की जो समस्या है वो कहीं इस देश ने कभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं की है, और अभी भी वो हाशिए पे ही है। ये जो बड़ा सवाल आना चाहिए वो पिछले कई सालों में ये सवाल बनकर नहीं आ पाया। मंडल कमीशन के वक्त एक छोटा सा सवाल बन के आया था, और उससे थोड़ी सी राजनीति बदली थी, लेकिन पिछले 20 सालों से इन सवालों को लगभग हाशिए पे रखा गया है। तो हो सकता है कि चूँकि सामाजिक न्याय की व्यवस्था का कोई राजनीतिकरण हमारे देश में हुआ नहीं, बड़ा राजनीतिकरण नहीं हुआ है। रीजनल लेवल पर कुछ जगहों पर है, लेकिन नेशनल लेवल पे कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ है। और शायद कांग्रेस और जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो समझती है कि इस विषय का राजनीतिकरण होना जरूरी है, तभी हम लोग भाजपा को टक्कर दे सकते हैं, और भाजपा की जो सही नीयत है वो दिखा सकते हैं। और शायद इसीलिए कास्ट सेंसस को लेकर इतना ज़्यादा आग्रह अपोजिशन कर रहा है, खास करके कांग्रेस पार्टी कर रही है, कि उससे पता चलेगा कि भाजपा केवल और केवल नाम मात्र के लिए दलितों का और पिछड़ों का उपयोग करती है, उनके कल्याणकारी काम के लिए कुछ भी हमको देते नहीं है, या उनकी लामबंदी के लिए भी, जैसे आप कह रहे हैं, वो तैयार नहीं है। देखिए, गीता प्रेस पे अक्षय मुद्गल की जो किताब है बहुत महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि गीता प्रेस आई थिंक ये इंटरनेट ईरा के बहुत पहले वो सबसे बड़ा प्रचार का माध्यम था उनके विचारों का। लेकिन वो बताते हैं, और मैंने बहुत केयरफुली इनकी किताब पढ़ी, कि गांधी जी का विरोध, बहुत सख्त विरोध गीता प्रेस ने किया था, लेकिन मुसलमान के सवाल पे नहीं, मतलब शुरू मुसलमान के सवाल पे नहीं था, दलित के सवाल पे था। जब गांधी जी ने मंदिर प्रवेश का एक
वो आंदोलन चलाया था और कहा था कि दलित भी मंदिर में बराबर का हिस्सा प्रवेश करेंगे और मैं उसी मंदिर में जाऊंगा जहाँ पे दलितों का प्रवेश होगा। इसका विरोध गीता प्रेस ने इतने बहुत ही, और तब से उनका और गांधी जी से ये मतभेद बहुत गहरा होने लगा। तो कई तरीक़ों से मुझे लगता है कि आरएसएस विचारधारा और दलित समानता हम मतलब ये मिल नहीं सकते हैं। और शायद ये जाति जनगणना का जो एक तरह से औजार है, वो इस औजार से उनकी जो वास्तविक स्वरूप शायद दिखेगी। लेकिन भाजपा राजनीतिक रूप से बहुत सक्षम पार्टी है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को, इस अंतर्विरोध को आप वो कैसे इसको, मतलब आप क्या अपेक्षा करते हैं? हम लोग ज्योतिषी तो हैं नहीं, लेकिन आप घोषणा तो कर ली है और उनके विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है, तो आगे वो क्या करेंगे? आप दोनों की क्या क्या समझ है? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो पिछला एक सवाल आपने जो पूछा था कि जहाँ तक दलित राजनीति की बात है और भाजपा को दलित आकर्षण करने की बात है, तो दलितों का जो राजनीति है उसको दो दिशा में देखना चाहिए। एक है जो एंटी कास्ट और अम्बेडकराइट मूवमेंट की तरफ से रही है, और एक दलित समुदाय जो है, जो विभिन्न जातियाँ हैं दलित समाज में, उनको बीजेपी या जो अलग अलग पार्टियां हैं आज से नहीं, पिछले कई दशकों से ही अपने साथ लेते आई है। तो अभी फिलहाल एक 2014 के बाद से ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है कि अचानक आ गए, तो ऐसी बात नहीं है। जो अम्बेडकराइट पार्टियां रही है या एंटी कास्ट पार्टी रही है, उन्होंने बीजेपी का विरोध ही किया है, कांग्रेस का भी विरोध किया उन्होंने। दूसरी बात जो अभी आपने पूछा सवाल, ये जो पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये दल भाजपा, मतलब मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन ये जो वो दलित जातियाँ जो भाजपा के साथ पहले से थी, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड वाले हैं और दूसरे हैं, उनका क्या आकर्षण था भाजपा से? उनका है कि जो दलित समाज में जो कुछ जातियाँ जो एंटी कास्ट मूवमेंट की तरफ गई है, उनका उस तरीके से आकर्षण नहीं रहा है एंटी कास्ट मूवमेंट की तरफ। कई मायनों में वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म की तरफ भी उनका झुकाव रहा है, और एक हिंदू करके उनको भाजपा ने अपनी तरफ आकर्षित किया है। आदिवासियों का भी हिंदूकरण करते हुए ही उन्होंने शामिल किया है तो वो उस तरीके से उनको, और ये जो तो मैं ये कह रहा हूँ, मतलब अंग्रेज़ी में कहूँगा, आई फील के बीजेपी आरएसएस इज ऑफरिंग the backward classes and Dalits belonging but not equality. और और ये जातियाँ हैं जो बिलोंगिंग से ही मतलब संतुष्ट हैं, इक्वालिटी की लड़ाई में अभी शामिल नहीं हुए। दोनों चीज़ आप जो कह रहे हैं वो भी सही बात है। दूसरी बात है कि जैसे दलित समाज में कई सारी जातियाँ हैं, तो उनमें भी आपस में काफ़ी एक पावर स्ट्रगल रहा है, उनका सोशल स्ट्रगल रहा है। तो उन्होंने भी कोशिश की है कि वो भाजपा के साथ जा कर के अपना कुछ अस्तित्व बना पाए, और सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी ये जो डिवीज़न है दलित जातियों का, वो इस्तेमाल किया। जो असर्टिव जातियाँ हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है, आज जा कर के वो शायद दे रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि उनको दिए बिना काम नहीं होगा। लेकिन जो पॉलिटिकली जो थोड़ा से लेस असर्टिव रहे, कम जिन्होंने अपना असर्शन किया है, उनको ही, जैसे महाराष्ट्र में जो चमार कास्ट के हैं या मातंग कास्ट के, अभी बहुत थोड़े से, लेकिन चमार कास्ट के हैं, उन्हीं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी। अब उसमें थोड़ा बदल आया है। तो हमें लगता है जब दलित राजनीति की बात करते हैं तो हमें कम से कम ये मिनिमम दो स्ट्रैंड्स को देखना चाहिए कि जो अलग अलग दिशा में जाते हैं। तब फिर से जो पहला सवाल था कि ये अंतर्विरोध बहुत बहुत स्पष्ट है, मतलब ना सिर्फ जो आप लोग मतलब स्कॉलर्स हैं तो आपको समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर नागरिक भी समझ रहे हैं कि ऐसी पार्टी जो सवर्ण जाति व्यवस्था के समर्थन में है, जिनको जो मनुस्मृति को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है उनके लीडर्स ने कि संविधान के ऊपर मनुस्मृति है, वो पार्टी आज
जाति जनगणना जो देश के सामने एक आईना सच्चाई की रखेगी, वो इस कॉन्ट्रडिक्शन को, इस अंतर्विरोध को कैसे हैंडल करेंगे, आप लोगों की क्या अपेक्षा उम्मीद है? हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये बात मुझे लगता है कि भाजपा ज़्यादा सही तरीके से समझती है और शायद बहुत अच्छी तरह से समझती है ये तो फिर इसीलिए जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुजनाइजेशन और बीजेपी, ये पिछले 20 सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि भाजपा का बहुजनीकरण हुआ है और एक बड़ा तबका, खासकर पिछड़ों का बड़ा तबका भाजपा में शामिल हुआ है और बीजेपी ऑलमोस्ट एक ईबीसी पार्टी बन के आई है, खासकर एक बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट। तो वो जो कॉम्बिनेशन भाजपा बनाती है, एक बड़ा अपर कास्ट का सपोर्ट, यानी CSDS की रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 70% लोग ऊंची जातियों की भाजपा को वोट करते हैं। मतलब तो आप कह रहे हैं भाजपा का बहुजनकरण हुआ, पर कांग्रेस का सवर्णीकरण तो नहीं हुआ है। तो इसलिए तो मैं कह रहा था कि भाजपा के बहुजनीकरण से ये नहीं कि जो उनका सवर्ण तबका है वो छट जाता है और कहीं और चला जाता है, क्योंकि जो उनको पता है कि ये एक रेटोरिक है कि ये लार्जर लामबंदी के लिए, लार्जर मोबिलाइजेशन, पावर में आने के लिए नेचुरल पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है बीजेपी और इसीलिए वो समझते हैं कि ये एक वोट गार्नरिंग मोबिलाइजेशन टैक्टिक्स है और ख़ास करके राम मंदिर हो या और भी जिन मुद्दों पर खास करके ओबीसी मोबिलाइजेशन हुआ है, वो सारे लोग जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं वो समझते हैं कि इसके पीछे की मंशा क्या रही है और इसीलिए मुझे लगता है कि दलित प्रश्न से ज़्यादा अच्छा भाजपा ओबीसी प्रश्न समझता है और जो उसका इनर सर्कल है वो दलितों का अदराइजेशन ही करता है। आप जो कह रहे थे वो सच है कि उनको दलितों के सवालों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, ना ही वो मोबिलाइजेशन के टैक्टिक्स में भी बहुत ज़्यादा अग्रसर होकर उन पर काम करते हैं। जो बड़ा काम भाजपा इन जनरल, आरएसएस इन जनरल करती है वो ओबीसीज़ के बीच में करती है और ईबीसीज़ को मोबिलाइजेशन करने में सबसे सक्रिय ये सारे तबके रहे, सारे मास ऑर्गेनाइजेशन उनके रहे, इंक्लूडिंग बजरंग दल। तो मुझे जो समझ में आता है कि भाजपा का जो वोट बेस है वो दलितों के बीच में कम है, ईबीसीज़ के बीच में सबसे ज़्यादा है और सवर्णों के बीच में लगभग 100% है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बीजेपी बनाती है, सवर्णों का ऑलमोस्ट 80%, एक बड़ा मिडिल क्लास सपोर्ट बेस और ईबीसी सपोर्ट बेस, ये बीजेपी का असली रणनीति है और इसलिए जो अभी जो मोबिलाइजेशन चल रहा है खास करके कास्ट सेंसस के बाद कि इसका उपयोग बीजेपी कैसा कर लेगी, तो उसमें मुझे लगता है कि ये होगा कि ये डीक्लासिफिकेशन को लेकर एक बड़ा मापदंड तैयार किया जाएगा कि ओबीसी के अंदर डीक्लासिफिकेशन होना चाहिए। उसका एक उसको थोड़ा सा आप समझाएंगे डीक्लासिफिकेशन कि ऑलरेडी जैसे बिहार के आप कास्ट सर्वे में देखेंगे। सॉरी, और मैं ये भी पढ़ रहा था कहीं कि ये भी पक्का नहीं है कि सवर्ण जातियों के उपजातियों के बारे में जानकारी ली जाएगी कि नहीं। एक तो डिक्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी राजनीति ईबीसी राजनीति रही है बीजेपी की हर जगह पर। तो दलित के बीच में ओबीसी के बीच में, खास करके दलितों के बीच में तो ऑलरेडी चल रही है। पर सवर्ण जाति में भी तो क्या ये सब, मतलब आपके ब्रॉड वर्ण के बीच में जाति के बारे में सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं, क्या आपकी? वही तो मुझे लग रहा है कि अभी तक कोई प्रोफॉर्मा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी जो अवेलेबल है एससी और एसटी में भी कोई डिक्लासिफिकेशन का फार्मूला अभी तक सेंसस में दिया नहीं गया है, तो ऑलरेडी एससी एसटी काउंट किए जाते हैं सेंसस में। अभी ओबीसी कॉलम आएगा, तो मुझे लगता है कि जो इनोवेशन बीजेपी करेगी वो डिक्लासिफिकेशन का इनोवेशन करेगी कि एससी एसटी में भी डिक्लासिफिकेशन के आधार पर सेंसस किया जाएगा और ओबीसी के आधार में भी ओबीसी, ईबीसी और एमबीसीज ये क्लासिफिकेशन किया जाएगा और उससे जो मार्कर निकल के आएंगे तो उससे हो सकता है कि जैसे सुमित कह रहे थे कि हर एक राज्य में एक डोमिनेंट कास्ट आई है, उसका अदरिंग किया जा सकता है और जो ईबीसी जो वोट बेस है बीजेपी का उसको लामबंद किया जा सकता है और एससी में जो लोअर शेड्यूल कास्ट है उनकी लामबंदी की जा सकती है। तो एक बड़ा मॉडल बीजेपी पेश कर सकती है इस कास्ट सेंसस से कि सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को काउंट नहीं करेगी या ओबीसी के जो एसेट्स है उसको नहीं दिखाएंगी, उसमें ब्रेकअप्स देगी, एससी में ब्रेकअप्स देगी, एसटी में ब्रेकअप्स देगी और ओबीसी में ब्रेकअप्स देगी और उसके अलग अलग कैटेगरीज को एक दूसरे से हो सकता है काउंटर आर्गुमेंट करे और उससे ये हो जाएगा कि जो बड़ा कंट्रोल सवर्ण जातियों का सारे एसेट्स पे है वो उस बात से थोड़ा सा छिटक जाए और ओबीसी और एससी के बीच में जो लड़ाई तय होती है उसको गहरा करेंगे। वो बेसिकली बीजेपी को बड़ा फायदा देगा।
तो एक तो ये सवाल, और इसमें आप कुछ जोड़ना भी चाहें, लेकिन एक और सवाल ये भी मैं करना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ने कहा कि सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी होगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में कोई मतलब कोई भी घोषणा नहीं हुई है। 5 साल हो गए और उसके बारे में मतलब आज वो प्रक्रिया शुरू करेंगे तो शायद 2 साल के अंदर सेंसस संभव होगा। ये जब से सेंसस शुरू है अंग्रेज़ों के ज़माने से, ये पहली बार इस तरह का डिले हुआ है। और इसके डिले का कारण मेरी चिंता ये है कि पहले से ही वो सेंसस में ये एनपीआर और एनआरसी को जोड़ना चाह रहे थे, और सीए का प्रोटेस्ट उस वक्त आया। अब ये कास्ट सेंसस भी इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो क्या ये मतलब इस सेंसस में ये उनके अलग अलग किस्म के राजनीतिक जो मकसद हैं वो पूरा करने में सेंसस की एक क्रेडिबिलिटी है, उस पर एक विश्वसनीयता है, वो शायद बिखर जाएगी। और इसका इस्तेमाल जैसे एक अजीब किस्म का कास्ट सेंसस अगर हो और उसमें एनपीआर भी जोड़ा जाए, जहाँ पे वो ये तय करेंगे किन की नागरिकता पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है, क्या इस तरह का सेंसस की संभावना हमारे सामने है? जहाँ तक ये जो अंतर्विरोध और ये दूसरा सवाल जो आपने कहा, तो मुझे लगा उन दोनों को जोड़कर अगर हम देखें तो जहाँ सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो एक है जो हायर एजुकेशन, आपका शिक्षा में जो जहाँ तक पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को और आदिवासियों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और दूसरी है सरकारी नौकरियाँ। आज अगर हम देखते हैं कि देश में जब 100 नौकरियाँ हैं उसमें से बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 या 2.5 नौकरियाँ सरकारी नौकरियाँ हैं, और अब उन 2 नौकरियों में से भी एक ही नौकरी होगी जिसमें रिजर्वेशन लागू होगा। नहीं, 2-2.5 में मैं थोड़ा सा और भी जोड़ना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी भी अब ज़्यादा, जैसे अग्निवीर किया है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो उसमें जो पहले एक आकर्षण था कि सरकारी न्याय नौकरी मुझे मिल गई तो सारी उम्र मैं सुरक्षित हूँ, वो भी नहीं है। तो वो 2-2.5 नौकरी ही बचे, और उसमें भी सुरक्षित नौकरी शायद उसके भी 1/3 या 1/4 रहेगी। तो जो भले ही अगर सेंसस आ जाता है जिसमें जाति की जानकारी होगी, तो उसका सामाजिक न्याय पे थोड़ा सा असर होगा, क्योंकि जो नौकरियां हैं वही पहले से कम अब हो गई है। कि 1950 के जो अपॉर्चुनिटीज़ थी सरकारी नौकरियों की और आज की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन का सवाल उठ सकता है इससे? उठ सकता है, लेकिन उस पर मैं एक बताता हूँ उसके बारे में। लेकिन दूसरी जो बात है वो है शिक्षा की, जो हायर एजुकेशन की बात है। पिछले 15-20 साल से अगर हमने सरकार की नीतियों को देखते हैं तो हमारी सरकार का जो रुझान है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हो गया है। तो सामाजिक न्याय अगर हम शिक्षा में भी देखें तो अब सरकार की जो ओवरऑल सीट्स है, कोई भी हायर एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग या कोई भी एजुकेशनल देखिए, तो उसमें सीट्स काफ़ी कम है। तो अगर ये आंकड़े आ भी जाते हैं तभी भी वो झगड़ा जो है उसी सीट्स पर होगा। और मेडिकल एजुकेशन का मैं अभी देख रहा था, 48% ऑफ MBBS सीट्स आज प्राइवेट सेक्टर चलाती हैं, जो बहुत हाई फीस देती हैं। तो वो एक अलग किस्म का रिजर्वेशन हो गया है, ना सिर्फ जाति के पर जो आर्थिक रूप से इतनी बड़ी खर्चा कर सकती है। तो ये ऑलरेडी उस दिशा में। हाँ, तो उसका फ़ायदा जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होगा। और जैसे हरीश ने कहा कि जो अब जाति जो जनगणना होगी इस पूरी जनगणना के साथ, तो उसमें होगा कि जो OBC पहले एक ग्रुप हुआ करता था, अब OBC में 1, 2, 3, मतलब OBC 1, OBC 2, OBC 3, डिपेंडिंग ऑन उनको क्या क्या कैटेगरीज के नाम दिए जा सकते हैं। शेड्यूल कास्ट में भी अब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खुले कर दिए हैं, तो उसमें जनरल शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट ऐसे करके ऑलरेडी कैटेगरीज हरियाणा कर चुकी है, जनरल शेड्यूल कास्ट और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट करके 2। तो अब ये होगा कि वो जो छोटा सा शेयर है नौकरियों का, तो इन आपस में भिड़ा दिया जाएगा कि जो जनरल शेड्यूल कास्ट है और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट वो एक नौकरी पर ही झगड़ते रहेंगे, और OBC में भी जो 4-5 गुट बनेंगे सरकार, वो उन्हीं नौकरियों में।
सरकार ये नहीं कहेगी कि हम नौकरियां बढ़ाएंगे, और अमीर और सवन वर्ग जो प्राइवेट सेक्टर नौकरियों को वैसे वो लेते जाएगा। तो उसमें जो है अभी जो उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं कि सामाजिक न्याय, पर्टिकुलरली जो शिक्षा की बात हो रही है या फिर नौकरियों की बात हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि सरकार नौकरियां बढ़ा ही नहीं रही है। और शिक्षा की जो जितनी संभावना थी अब तक, जिसको मोबिलिटी कहते हैं कि कोई जो गरीब तबके का इंसान है वो सरकारी शिक्षा लेकर के अपना जीवन सुधार सकता है, वो चांसेस बहुत ही कम होते जा रहे हैं और आने वाले समय में ख़त्म ही हो जाएंगे। सतीश देशपांडे हमारे इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट में इन्होंने लेख लिखा था कि हायर एजुकेशन एक्चुअली एकमात्र रास्ता है जहाँ पे जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो आगे बढ़ सकें, वो सिर्फ हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन के निजीकरण के बाद वो संभावनाएं भी बहुत सीमित होती जा रही, तो सरकारी नौकरियां भी कम हो गई हैं और सरकारी उच्च शिक्षा के अवसर भी कम हो रहे। हाँ, बस उसमें एक और जानकारी देना चाहूँगा मैं कि जहाँ तक नौकरियों की बात है, हमारे देश में 1950 की भी अगर बात करते हैं हम, तो 100 जो नौकरियाँ अगर हम देखते हैं, 100 में से मैक्सिमम 9 या 10 नौकरियाँ ऐसी थी जिनको हम वेल पेड एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, जिसमें आपको सारी प्रोविज़न, प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन हो, वो सब लागू होता था। पहले भी 1950 की बात कर रहा हूँ मैं। और अब जाके वो गिन के 5 या 4-5 पे आ चुकी है। मेरे ख्याल में 4-5 भी अभी, जैसे अब मैं प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ करके बोल रहा हूँ, तो वो 4-5 ही होंगी। तो 95% जो नौकरियां हमारे देश में बहुत ही मिनिमम वेजेस से भी कम पर लोग पगार काम करते हैं और उन पर किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी की प्रोविजन नहीं होती। क्या होता है कि कई बार जब रिजर्वेशन का विरोध किया जाता है तो उनके मन में ऐसी एक संभावना होती है कि पता नहीं कि सरकारी नौकरियां कितनी बड़ी है, तो उनको ये पता नहीं है कि जब देश आज़ाद हुआ तभी भी सरकारी नौकरियां 6 या 7% के ऊपर कभी रही नहीं है और आज वो गिन करके 2% पे आ चुकी है। तो रिजर्वेशन की जो है बात हो रही है, वो 98% जो हमारे देश की इकोनॉमी है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट, वहाँ रिजर्वेशन का कोई लेना देना है ही नहीं। तो और शायद इसीलिए जो सेंसस को लेकर या उसके जो डेटा आएगा उसको लेकर जो बोला जा रहा है कि एक नई पॉलिसी फ्रेमवर्क आएगी खास करके उनके वेलफेयर के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं हूँ उसको लेकर। खास करके अगर वेलफेयर पॉलिसीज़ की बात है तो उसके लिए कोई डेटा की ज़रूरत होती नहीं है, और जैसा आपने कह रहे थे और हम लोग जब डिस्कस भी कर रहे थे, इट्स सो ऑब्वियस इन इंडिया दैट दोज फैक्ट्स आर ऑलमोस्ट अवेलेबल टू एवरी अदर पर्सन। मीडिया एडिटर्स को देखिएगा, हर सेक्टर में आप देखेंगे, यू डोंट हार्डली रिक्वायर अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच विल सब्सटेंशिएट द सेम। और इसलिए शायद उससे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि ज़रूरी चीज़ है कि कास्ट सेंसस आने के बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और एक नई पॉलिसी आएगी और एक नई राजनीति शुरू होगी। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा आशान्वित होने वाली बात है, बहुत ज़्यादा आशा और इसीलिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये फैक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास कि हमारे जो संसाधन है उस पर किसका कंट्रोल है और कौन उसको उपयोगिता करता है। और इसीलिए जो दूसरा पड़ाव में जो बोल रहा था कि जो कांग्रेस कर रही है कि उसका इस सोशल जस्टिस के पॉलिसीज़ के अलावा सोशल जस्टिस की राजनीति की ज़रूरत है, और वो आज की तारीख में कम है। और शायद ये जो मुद्दे जो आ रहे हैं कास्ट सेंसस के, उससे हो सकता है कि राजनीति एक अग्रसर हो, बड़ी हो और उसका एक असर देश की राजनीति पर हो। लेकिन ये कोई बदलाव लेकर आएगी कास्ट सेंसस, मुझे नहीं लगता। हरीश, मुझे थोड़ा सा आप दोनों की बातों में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। आप कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इसके साथ इससे जो तथ्य आएंगे वो हमें ऑलरेडी मालूम है, तो क्या इसमें विरोधाभास नहीं है? मेरा जो अपनी समझदारी है, मुझे लगता है कि वो है कि कास्ट सेंसस का जो लार्जर ब्यौरा होगा वो इससे पहले कई बार हम लोग देख चुके हैं, खास करके 2011 के कास्ट सेंसस में, उससे पहले मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद, उससे पहले काका कालेलकर के साथ, उसके अलावा जो और कास्ट सर्वेज आए बिहार में और कर्नाटका में, इन सारे सर्वेज ने और कमीशन रिपोर्ट्स ने और सेंससेस ने ये हमको ऑलरेडी दिखा चुका है। पिछले 10-12 सालों में जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट साफ दिखा रहा है कि यही व्यवस्था है और कास्ट सेंसस इससे और अलग कुछ नहीं दिखाने वाला। 2011 कांग्रेस के तहत एक कास्ट सेंसस हुआ था, जो पहला कास्ट सेंसस था, लेकिन उसके सरकार ने उसके जो
परिणाम थे वो घोषित ही नहीं किए। लेकिन उसके अलावा और कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे बिहार का और कर्नाटक का और तेलंगाना का चल रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स है, और कमीशन रिपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स है, मंडल कमीशन और कलेक्टर कमीशन, जैसे गोपाल सिंह कमीशन रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा हमारे पास है। तो ऐसे कई सारे कमीशन रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है जो ऑलरेडी आपको इंडिया के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताती है। कई सारे तरह के सर्वेज है, कई तरह के एकेडमिक रिसर्च है इस पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट सेंसस कुछ अद्भुत कुछ लेकर आएगा, कुछ नया कुछ लेकर आएगा। जो डिप्रीवेशन है, जो मार्जिनलाइजेशन है, जो हाशिए पर लोग हैं, उनकी जो व्यवस्था है ऑलरेडी हम लोगों को, खास करके जो राजनीतिक शास्त्री है उनको पता है कि यही व्यवस्था है। एज अ डेविल्स एडवोकेट मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि सचर कमेटी का महत्व बहुत था। और क्यों था? हम लोग सब जानते थे कि देश का मुसलमान आज़ादी के बाद पिछड़ता जा रहे हैं, पिछड़ती जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब इस कहा कि तथ्यों के आधार पे देश के सामने हालात रखे जाएं, तो मुझे लगता है कि वो महत्व होगा कि हमारे पास तथ्य होंगे जो जिस चीज़ को हम जानते हैं उसको साबित करने के लिए तथ्य होंगे। तो इसका महत्व नहीं, आपने सही कहा कि ये थोड़ा अंतर्विरोध दिख रहा है इसमें, कि सोशल जस्टिस के मामले में हो सकता है बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो, जहाँ शिक्षा की बात है, नौकरियों की, लेकिन एक नए तरीके की राजनीतिक समीकरण ज़रूर आ सकते हैं इसमें उभर के। और इसी का डर सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को है, सिर्फ बीजेपी को नहीं है। तो वो क्या राजनीति होगी ये अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो आंकड़े आने के बाद ही जो अलग अलग ग्रुप्स भी बन जाते हैं, क्या वो आपस में बात करके कुछ एक नई राजनीति खड़ी कर सकते हैं क्या, ये भी संभावना हमको ध्यान में रखनी चाहिए। एग्जैक्टली क्या होगा, पर किस तरह के समीकरण निकल सकते हैं? मतलब आप 2-3 सिनारियोज हमें बताएं। एक समीकरण ये है कि फिलहाल जो हमें दिख रहा है, जो कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी चाह रही है कि जो शेड्यूल कास्ट है फॉर एग्जांपल या शेड्यूल ट्राइब है, उन दोनों में ही विरोध बना रहे, जो दो ग्रुप है, कि ये जो ग्रुप जिनको बेनिफिट मिला है इनकी वजह से ही आपको नहीं मिला है। सेम चीज़ वो ओबीसी में भी कर सकते हैं, जो कर भी रहे हैं, कि देखिए जो ओबीसी जातियाँ जैसे यादव होंगी यूपी और बिहार में, कि इनको मिला है जो फ़ायदा, इसीलिए आपको नहीं मिला है। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी जा चुका है समाज में कि हम पीछे इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने ले लिया है हमारा हिस्सा। सुमित, मुझे ये डर है कि बहुजन समाज में, दलित समाज में, क्या इसके कारण से, इस सर्वे के कारण से ये संभावना है कि और ज़्यादा विरोध, अंतर्विरोध बढ़ेगा? मतलब will there be a politics which will break down the unity of the Dalit and बहुजन communities, जब एक प्रतिस्पर्धा की संभावना कि इसको मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, जो आप बता रहे हैं? अब वैसे दलित राजनीति कभी एक मतलब उसका एक कभी ओरिएंटेशन रहा नहीं है, उसका हमेशा अलग ओरिएंटेशन में रहा है। और जहाँ तक ओबीसी राजनीति की भी बात है, वो भी अलग अलग दिशाओं में रही है। बस ये है कि ये ओबीसी होने के वजह से, एक कैटेगरी होने की वजह से, कहीं ना कहीं अलग अलग देश के जो ओबीसी लीडर रहे, उनका एक कंसेंसस था कि हमारे ये हक है, इसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट की जो नेशनल लीडरशिप थी, वो भले अलग अलग पार्टियों में रही होगी वो, लेकिन ये था कॉन्सेंसस कि ये हमारे हक है, इनको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अब ये डिवीजन होने के बाद क्या वो अपना समीकरण बना पाते हैं, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये अपने आपस में आकर के एक बात कर ले और वो एक समझ ले कि ये क्या चल रहा है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। और उस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है भी कि जब आपका जो हिस्सा है जिसके लिए आप लड़ रहे हो वो ही बहुत ही छोटा और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कि मतलब उसका कोई मायने ही नहीं रखता, उस तरीके का हो जाएगा, तो उसमें हो सकता है कि नई संभावनाएं हो। अब उसको सरकार किस तरीके से पॉलिसी में बोलती है, आपने कहा रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, मैं बहुत ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जब सरकार ही इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है तो प्राइवेट में आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते उसको। लेकिन उसके बिना कैसे हम ऐसा हिंदुस्तान बना पाएंगे जहां दलित और बहुजन को कुछ बराबरी का हिस्सा मिले, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ना रखें? तो क्या इस कास्ट सेंसस से एक माहौल बनेगा जहाँ पे
उस मांग को हम आगे बढ़ाने की स्थिति में होंगे? नहीं है वो डिमांड पिछले 20 सालों से तो लगभग बड़ी हुई है कि प्राइवेट सेक्टर में, खास करके कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में उसको अभी इंडोर्स किया है। तो वो मांग तो बड़ी हुई है कि जैसे सुमित ने भी कहा कि सरकारी नौकरियां लगभग ख़त्म के बराबर है। तो रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है वो फिर प्राइवेट इकोनॉमी में ही आ जाता है, और प्राइवेट इकोनॉमी में अगर रिप्रेजेंटेशन का सवाल आता है तो सभी तबकों में उसको लागू करना पड़ेगा। हो सकता है कि कास्ट सेंसस के बाद इसकी मुहिम बड़ी है कि साफ साफ दिखाई देगा कि लगभग सारे लोग हाशिए पे, दलित बहुजन समाज लगभग हाशिए पे है। तो उसकी मुहिम बढ़ेगी और उसकी एक नई राजनीति शुरू होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें दो पर्सपेक्टिव है। एक जो अम्बेडकराइट दलित बहुजन पर्सपेक्टिव रहा है कास्ट सेंसस को लेकर और उसकी राजनीति को लेकर, जो समझता है कि ये जो भूमिका होनी चाहिए वो जो यहाँ का सवर्ण वर्ग है उसका जो कंट्रोल है इकोनॉमी पर और सारे एसेट्स पर, उसके आधार पर इनकी राजनीति तय होनी चाहिए। ये एक पर्सपेक्टिव रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का जो पर्सपेक्टिव वो ये नहीं रहा है। भाजपा का पर्सपेक्टिव या जो राइट विंग का पर्सपेक्टिव रहा है वो इन तबकों को ब्रेक करने में ही उनकी भलाई है, ये उनको वो समझते हैं। और शायद इसीलिए जो डिस्कशन आ रहा है कि कास्ट सेंसस को किस तरह से वो एक्सप्लॉइट करेगी या उसको इंस्ट्रूमेंटलाइज करेगी, उसमें बीजेपी का पर्सपेक्टिव अलग है बाकी राजनीति के साथ। क्या आप कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये सब डिवीज़न हो जाए तो दलित यूनिटी या बहुजन यूनिटी प्रभावित होगा, लेकिन उसके विकल्प में हिंदू यूनिटी बढ़ेगा। क्या ये अपेक्षा है उनसे? तो वही मैं जो कह रहा था कि उसके राजनीतिकरण पर बात होनी चाहिए कि इस इशू के बाद दलितों की और जो बहुजन राजनीति है वो क्या पड़ाव लेती है, कैसे उसको मोबिलाइज करती है। जैसा सुमित कह रहे थे ना कि अगर हम लोग आपस में समझदारी बना ले कि ये जो लड़ाई है वो आपस की लड़ाई नहीं है, ये सवर्णों के अधिकारों के खिलाफ लड़ाई है, ये जो अगर समझदारी और राजनीति उस पर होती है तो एक नया आयाम शुरू होगा। और अगर वहीं पर भाजपा सक्सेसफुल होती है कि इसको ब्रेक करने में और मोबिलाइज करने में और एक नई तरह की हिंदू यूनिटी बनाने में, तो उसकी अगर राजनीतिकरण करती है तो वो सक्सेसफुल होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि अपोजिशन इस जो नया हम लोगों को एक पूरा ब्यौरा मिलेगा समाज का, उसकी राजनीतिकरण कैसा होता है, उसको मोबिलाइजेशन कैसा होता है। बिहार में हम लोग फेल हुए। बिहार में एक बड़ा साफ साफ दिखाई दिया कि ब्राह्मण और भूमिहारों के पास लगभग 70% ज़मीन है, लेकिन उसका कुछ मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए और वहीं पर नीतीश कुमार ने अपना पल्ला झाड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया। तो जो मोबिलाइजेशन पॉसिबल था कर्नाटका में या बिहार में, वो अपोजिशन की पार्टियां कर नहीं पाई। एक नेशनल लेवल पर एक सीन तैयार हो सकता है जो इस आधार पर कि दलित बहुजन अभी तक पिछड़े है और हाशिए पर है और उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, खास करके जिसको पावर और प्रिविलेजेस के पोजीशन कहते हैं, उसको लेकर अगर राजनीतिक होती है तो हो सकता है आयाम बदले। अदरवाइज अगर बीजेपी के हक में से चला जाता है तो एक नई राजनीति शुरू होगी। तो फाइनल हम क्लोजिंग रिमार्क्स में रखना चाह रहा हूँ, जो मैं आप दोनों से समझ पा रहा हूँ कि कास्ट सेंसस एक आईना समाज के सामने रखने की उसमें क्षमता है। जाति हमारे सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत मजबूत हिस्सा आज भी है। उसको नकारने से वो कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग समाज में हमारे जो हिस्से हैं और जो वर्ग हैं, वर्ण हैं, उन सब के हालात और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, ये सब देश के सामने तथ्य आए। तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि ईमानदारी से, मान लीजिए हमें संदेह है कि ये ईमानदारी से उसी भावना के साथ कि ये तथ्य सामने आए और ये पिछड़े समाजों का भला हो, राजनीतिक रूप से भी और पॉलिसी के तौर पे भी। मैं आपसे फाइनल सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम कल्पना करें कि बहुत ईमानदारी से एक कास्ट सेंसस हो, तो उसके परिणाम में क्या अच्छा हो सकता है और क्या दिक्कतें आ सकती हैं? एक ईमानदारी से एक कास्ट सेंसस हो जाए, ऐसे आप कल्पना करें सुमित, और उसके बाद हरीश। जहाँ तक अच्छाई की बात है,
नए जो पॉलिसी के जो आयाम है उसको हम सोचा जा सकता है उसके बारे में कि अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है शिक्षा में और नौकरियों में, तो नई चीज़ें सोची जा सकती है कि जो पिछड़े वर्ग है सामाजिक तौर पर या दलित समाज से है, उनको अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो सरकार को शायद स्कॉलरशिप्स अनाउंस करनी होगी अगर वो रिजर्वेशन असफल हो जाती है वो इम्प्लीमेंट करने में। दूसरे तौर पर जो पूंजीपति है वो पिछड़े वर्ग के होंगे या दलित समाज के होंगे, उनके लिए वो सरकार को वो प्राविधान करना होगा कि उनके समाज से भी प्रॉपरली वो बन के उभर के आ जाए। तो वो एक पॉसिबिलिटी हमें दिखती है। जहाँ तक उसका दूसरा जो एक साइड हमें दिखता है जो सेंसस के बारे में जाति का, कि कुछ जो जातियाँ हैं वो एक अलग कॉन्शियसनेस उनमें आ सकता है और नई तरीके की छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो एकदम ही नहीं होगी ये कहना बिल्कुल भी मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जो जाति की कॉन्ट्राडिक्शन है ये आज भी चलती ही आ रही है। क्योंकि जहाँ तक सामाजिक स्तर पर है, सभी लोग अपनी जातियाँ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते ही है पोटेंशियल शादी के लिए, जातियों के ही बिजनेस होते हैं, उन्हीं में पैसा वो घूमते रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुले में है, बस वो पेपर में आ जाने से वो एम्बेरसमेंट होगी, लेकिन उससे नए कॉन्ट्राडिक्शंस को भी हम नकारा नहीं जा सकता उस चीज़। और एक चीज़ और आप पहले बात कर रहे थे, हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि आप दोनों एक तरह से स्कॉलर्स हैं, आप चिंतक हैं, शोधकर्ता हैं। आपको उस हैसियत से ये कास्ट सेंसस से क्या फ़ायदा होगा वो भी आप बताएं। नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और जहाँ तक एक स्कॉलर है, चाहे वो इतिहास के होंगे, राजनीति शास्त्र के होंगे, समाजशास्त्र होंगे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है सेंसस के जो डेटा का, पुराने जो कॉलोनियल सेंसस रहे हैं। और बहुत सारे जो अजम्पशंस किए जाते हैं कि ऐसा हो रहा है समाज में, उसका कई बार बिना डेटा के ही कहा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर कि अब जाति का कोई लेना देना है नहीं नौकरियों में, कि अगर आपके पास वो हुनर है तो आपको नौकरी मिल सकती है। तो ये इस तरीके का जो कहना है वो बिना डेटा के ही समाजशास्त्रियों ने कहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ों पर एक रोक लगेगी और एक डेटा के आधार पर हम कुछ चीज़ें कह पाएंगे, हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो एक सोसाइटी का जो एनालिसिस है, चाहे वो राजनीति के तौर पर हो, समाज के तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, वो एक डेटा में हमेशा ही मदद करेगा। उसके प्रॉब्लम्स रहेंगे, जिसे मैं ये कहूँगा कि नो, सम डेटा इज़ बेटर देन नो डेटा। नो, आई हैव नो डाउट अबाउट इट, लेकिन समाज पे उसका कितना प्रभाव होगा वो हमें देखना है। मैं छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो सबसे मुश्किल जगह है मेडिकल एजुकेशन के लिए, एक अध्ययन हुआ है कि जो सवर्ण समाज के, जो नॉन रिजर्व समाज के जो स्टूडेंट्स एम्स में आते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रतिशत विदेश चला जाता है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है एम्स में, वो उसका बड़ा हिस्सा देश में रुकता है। तो मेरिट का भी जो हमें पूरी परिभाषा बदलना होगा कि वो मेरिट का क्या फ़ायदा अगर आपने अपने ही समाज में, अपने देश में आप सेवा करने में आपको रुचि नहीं है और कहीं बाहर जाने के। नहीं, वो तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, चाहे वो आईआईटी में हो या एम्स जैसी शिक्षा में हो, तो सरकार को ये कम से कम एक रेगुलेशन लगाना चाहिए कि आपको कम से कम 2 साल की सर्विस देश में देनी है, उसके बाद आप जहाँ चले जा सकते हो। सरकार की इच्छा नहीं है ये करने की। आईआईटी के पिछले 30 साल से स्टूडेंट सिर्फ डिग्री इसीलिए ले रहे हैं कि वो विदेश जा सके। बिल्कुल। तो अगर ये सरकार का पैसा है, ये सारे टैक्स पेयर का पैसा है, और टैक्स पेयर मतलब ये नहीं कि जो मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स पे करता है, सारे लोग अलग अलग चीज़ें जो खरीदते हैं, सब करते हैं, वहाँ से भी टैक्स मिलता है सरकार को, और ये टैक्स पेयर का पैसा है आईआईटी और एम्स में। तो सरकार ये नियम लगाना चाहिए कि 2 साल कम से कम आप देश को सेवा में दे। मेरे बहुत एक प्रिय मित्र हैं, वो पढ़ाते हैं एम्स में, तो वो कहते हैं कि मुझे तकलीफ़ ये है कि फर्स्ट ईयर से ही सिर्फ स्टूडेंट्स के शरीर क्लास में हैं, उनकी आत्मा तो पहले से ही अमेरिका चली गई है, तो मैं क्या पढ़ाऊँ उनको। तो पर क्यूबा, एक जो आपने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति,
क्यूबा एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ पे एक गरीब देश था, लेकिन डॉक्टर्स को उन्होंने तैयार किया। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स देश में रहे, ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स भी क्यूबा ने ही तैयार किया है। तो इच्छा शक्ति, सामाजिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। शायद ये तथ्य कुछ हमें सिखाए। तो एक बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ही कि ईमानदारी से कास्ट सेंसस अगर हो तो उससे देश में, राजनीतिक में, समाज में और हम लोगों के एज ए स्कॉलर क्या फ़ायदे होंगे? राइट, एक तो है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्वियस फैक्ट्स, उसको लेजिटिमेसी मिलेगी कि ये देश जातियों में बटा हुआ है और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की जातियों का वर्चस्व रहा है इस देश के अंदर। तो वो ये जो ऑब्वियस फैक्ट्स है उसको हम लोगों को एक लेजिटिमेसी मिलेगी, जो इन जनरल सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोलता है कि पॉलिसी बनाते वक्त आपको एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कास्ट सेंसस वो लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट है। जैसे सच्चर कमेटी ने एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट दिया था। लेकिन वही जो इन जनरल सुप्रीम कोर्ट की रिकॉर्डिंग्स आप देखेंगे तो वही बोलते कि कमीशन पे हम लोगों को भरोसा नहीं, कि उसका एक राजनीतिकरण होता है। और इसीलिए जो सेंसस कमीशन है वो एक लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस है। रजिस्ट्रार जनरल एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है। और अगर वो इस तरह का बड़ा काम करता है, नेशनल पॉपुलेशन सेंसस करता है, तो उसकी लेजिटिमेसी अपने आप में बहुत प्रभावशाली होती है। तो कमीशन से और सर्वे से अलग एक नया डॉक्यूमेंट आएगा, हाई क्रेडिबिलिटी है और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उसका प्रभाव रहेगा। तो वो एक है कि उसके बाद जो डिस्कशन है कि डेटा अवेलेबल नहीं है और इसका बारे में पता नहीं है, वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। उसके वजह से एक नई राजनीति शुरू होने की कवायद हो सकती है, ये सभी लोग मानते हैं। और शायद इसीलिए पिछले 15 सालों से, जब से 2011 का सेंसस अनाउंस नहीं हुआ था, अनाउंस नहीं, उसके फाइंडिंग्स आउट नहीं किए गए थे, तब से भाजपा इस बात को लेकर सक्रिय है कि ये इस तरह की बात आगे नहीं होनी चाहिए। और शायद इसीलिए अभी ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं जैसे कह रहा था कि ये सिर्फ ऑब्वियस फैक्ट्स को रीडिफाइन करेगी, री रजिस्टर करेगी, लेकिन उसके बाद की जो राजनीति है वो किस तरह की होगी उसको लेकर सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि भाजपा जिस तरह से इसको मोबिलाइज करेगी, जिस तरह उनकी जो मंशा है कास्ट सेंसस को लेकर, वो बाकी राजनीतिक दलों से अलग है, बहुत अलग है। और इसीलिए दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है। और चूंकि भाजपा आज की तारीख में पावर में है, वो सारे के सारे निज़ाम को चला रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी मंशा पर हम लोगों ने कोशिश करना चाहिए कि उसको क्रिटिक करे, और जो दलित बहुजन राजनीति है वो किस तरह से सक्रिय हो और इसको चैलेंज करने में वो कैसे अग्रसर हो, इसके बारे में मुझे लगता है बात। और इससे इस जानकारी जो निकलेगी उससे वो फ़ायदा कैसे ले सके। बिल्कुल, तो जैसा मैंने कहा कि ऑब्वियस फैक्ट है कि सारे संसाधनों पर और प्रिविलेजेस और पावर पर इन लोगों का कंट्रोल रहा है, वो वापस से अंडरलाइन होगा। ऐसा नहीं कि वो कोई नई बात बोलेगी। कास्ट सेंसस कुछ भी नया बोलने जा नहीं रही है। वो जो करने जा रही है वो एंडोर्समेंट करने जा रही है कि ऐसा ही आप जो सोच रहे थे वही सही है। और 2011 के सेंसस में ऑलरेडी हम लोगों को पता है, और बिहार और कर्नाटक का ऑलरेडी ये दिखा चुका है। तो कोई अद्भुत चीज़ ये सेंसस लेकर नहीं आएगी। बस ये है कि वो जो रिकॉर्ड्स लेकर आएगी, वो जो डाटा लेकर आएगी, उसके ऊपर जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन होना चाहिए, जो उसको लेकर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनने चाहिए, जो उसको लेकर बीजेपी की जो मंशा है उसको जो चैलेंज करने की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उसको लेकर मुझे लगता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो शुक्रिया, बातचीत और हम आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों को आप दोनों की बातचीत से बहुत कुछ साफ एक समझ बड़ी होगी कि ये कास्ट सेंसस हिंदुस्तान के राजनीति में एक इतना मील का पत्थर क्यों और किस तरह से साबित हो सकता है, और इसमें जो खतरे भी हैं और जो राजनीतिक नियत पे जो हम लोगों का संदेह है, उस सब पे भी हमारी बातचीत हुई है। और जो खतरे एक प्रतिस्पर्धा बहुजन समाज के अंदर उठने की, उसके बारे में भी हमने बात की। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जो इस हमारे समाज की सच्चाई है उसके तथ्य
समाज के सामने आने चाहिए और समाज के लोगों को उन तथ्यों के आधार पे अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपने राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह से उनको इन तथ्यों के प्रकाश में हम क्या बदलाव ला सकते हैं जो हमें सामाजिक न्याय और समानता की ओर ले जा सके। यही उम्मीद के साथ मैं इस बातचीत को पूरा करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जिंदाबाद। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।